क्वेश्चन दिया हुआ है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल ऑफ ए वायर डिपेंड्स ऑन, ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड है, लेंथ ऑफ द वायर पर डिपेंड है, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड है, या वॉल्यूम ऑफ द वायर पर डिपेंड है, टेम्परेचर ऑफ द वायर पर डिपेंड है। जो रजिस्टिविटी है, रजिस्टिविटी किस पर डिपेंड होती है, टेम्परेचर पे, क्योंकि रजिस्टिविटी मतलब इंटरनल बातें हैं, तुम्हारी लेंथ और एरिया तो उसका मतलब नहीं है ना। जो रजिस्टिविटी है वो किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर हुआ, मटेरियल कैसा है, ठीक है ना, वो जो मीडियम है कंडक्टर उसका मटेरियल कैसा है, ये रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी का मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब रजिस्टिविटी, ये टेम्परेचर मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। बाकी जो रजिस्टिविटी का फॉर्मूला है जैसे कि R इंटू ए बाई एल, आप बोलो था ए और एल पे भी डिपेंड कर रहा है, एक्चुअली ए एल पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो ए एल रजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है, ए और एल ओवरऑल रजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है। रजिस्टिविटी इसके मटेरियल और उसके टेम्परेचर पर ही डिपेंड करेगा। तो फिलहाल यहाँ पे टेम्परेचर ऑप्शन दिया है तो टेम्परेचर कर लेंगे हम लोग। नेक्स्ट है टू इलेक्ट्रिक बल्ब हुज रेजिस्टेंस आर इन रेशियो ऑफ दिस आर कनेक्टेड पैरेलल टू कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई, द पावर डिसिपेटेड इन देम आर वोल्टेज इन द रेशियो। देखो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं तो पिक्चर में कौन कौन है उनको सामने ला के रखो। पिक्चर में आर है और पिक्चर में कौन है, पैरेलल कौन है, वोल्टेज भी है पिक्चर में, और कौन है, पावर का पूछा गया है। तो आर वी पी यानी वी पावर, पावर का ऐसा कोई फॉर्मूला है जिसमें वी और आर इन्वॉल्व हो, हाँ सर है, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, वी स्क्वायर बाई आर, ये है पावर का फॉर्मूला। कह रहे हैं कि जो रजिस्टेंस है उनका 1:2 में है, रजिस्टेंस किसमें 1:2 में है, आर कनेक्टेड पैरेलल टू ए कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई सेम है दोनों में, यानी P1 और P2 में वी स्क्वायर और आर हो गया 2R, आर क्या हो गया 2R हो गया। जो कांस्टेंट होता है उसे हटा दो, जो कांस्टेंट है उसे हटा दो। P1 का R1 से कौन सा रिलेशन है, इनवर्स, P2 का R2 से कौन सा रिलेशन है, इनवर्स, यानी P1 अपॉन P2 यहाँ पे डायरेक्ट लिखो, P1 के सामने लिखो R2 की वैल्यू, ठीक है, और P1 P2 के सामने लिखो R1, क्यों सर, क्यों, क्योंकि P1 मतलब P और R में कौन सा रिलेशन है, R है, इनवर्स रिलेशन है। V क्यों काट दिया, क्योंकि V दोनों में कांस्टेंट है, देखो कांस्टेंट वोल्टेज, ओके, तो V काट दिया हमने डायरेक्ट फॉर्मूला बना दिया। अब P1 अपॉन P2 की वैल्यू चाहिए, R2 किसके बराबर है, R2 डबल ऑफ R1 है ना, रेजिस्टेंस का रेशियो क्या 1:2, अगर 1 मतलब पहला वाला R है तो दूसरा वाला R 2R है, तो R2 की जगह लिख देंगे 2R और R1 के लिख देंगे R, ठीक है ना। R1 क्या है, R के बराबर है, लेकिन R2 क्या है, डबल ऑफ R है, 2R है, तो R से R कट गया, 2:1 आ गया, तो P1:P2 का रेशियो क्या आ गया 2:1, ठीक है ना। तो रेडियस अगर कुल मिला के हमें यहाँ से ये पता चला अगर रेडियस 1:2 में है, मतलब जिसका रेडियस कम उसका पावर ज़्यादा, ये हमें यहाँ से पता चला। इसका रेडियस कम, पर रेडियस क्या था, रेडियस जो था रेडियस 1:2 में था, R2 का रेडियस ज़्यादा था, R1 का रेडियस कम था, तो लेकिन P1 यानी कि 1 वाले में पावर देखो 2 आ गई, डबल आ गई, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट समझो। अब इस कॉन्सेप्ट पे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, इस कॉन्सेप्ट बेस पर कोई भी क्वेश्चन आ जाए, बस ये याद रखना, रिलेशन याद रखना, फॉर्मूला याद रखना। तो इस टाइप के फॉर्मूले रेशियो वाले, अगर कोई एक चीज़ कांस्टेंट है उसको तुम हटा दिया, ठीक है ना, वी कांस्टेंट हटा दिया, P1 का R1 से इन्वर्स है तो ऐसे किया ना, देखो P1 ऊपर R1 नीचे, P2 नीचे तो R2 ऊपर, बस डायरेक्ट मार दिया करो रेशियो वाले, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन ए पैरेलल, डोर बंद कर दो, व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस 2V इज अप्लाइड बिटवीन द टू एंड्स ऑफ ए 1 मीटर लॉन्ग एंड यूनिफॉर्म मेटेलिक वायर, करंट डेंसिटी, यार ये न्यूमेरिकल है तो करवा ही चुके हैं, करंट डेंसिटी इज इन इट इज फाउंड टू बी 4 × 10⁶ एम मीटर पर मीटर स्क्वायर, रजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल में निकालना है, ठीक है। तो भाई रजिस्टिविटी, मटेरियल की रजिस्टिविटी निकालनी है, ठीक है। तो रजिस्टिविटी निकालने के लिए कोई ऐसा फॉर्मूला बताओ जो कि करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड से या वोल्टेज से रिलेटेड हो, करंट डेंसिटी आ रहा हो। तो हमारे पास ये एक फॉर्मूला था, देखो करंट डेंसिटी का ऐसे, करंट डेंसिटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इन, कंडक्टिविटी मतलब क्या, 1 अपॉन रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी ऊपर जाएगा, रजिस्टिविटी ऊपर जाएगा तो E/J आंसर आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाई
जे। ये ई EMF और उसमें कंफ्यूज मत होना प्लीज़, EMF और वोल्टेज में कंफ्यूज मत होना। ये वाला कैपिटल, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ये एक फॉर्मूला था, यहाँ से रेजिस्टिविटी आ सकती है। करंट डेंसिटी मालूम है, हाँ से करंट डेंसिटी तो हमें मालूम है, हमें दिया हुआ है 4 इंटू दिस। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता नहीं, लेकिन वोल्टेज दिया हुआ है और लेंथ दिया गया, तो क्या दिक्कत है यार। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल V बाई एल है ना, तो ये निकाल लेंगे और इस फॉर्मूले मार के रेजिस्टिविटी निकाल लेंगे, है कि नहीं। तो खैर न्यूमेरिकल तो हमने काफ़ी पहले किए हुए हैं, काफ़ी सारे किए हुए हैं, लेकिन मेरे ख्याल से है ना वॉल्यूम पहले वाले में तो था, उसमें दूसरे वाले में मिस हुआ है, DC वाले में। पहले वाले में सब किए हुए हैं, सही किए हुए हैं। तो SI यूनिट, अब SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी के बताना है भाई। पता है रजिस्टिविटी क्या है, उसी का अपोजिट। रजिस्टिविटी का क्या है बताओ। रजिस्टिविटी की रजिस्टिविटी यूनिट ओम मीटर है। रजिस्टिविटी की यूनिट क्या है, ओम मीटर है। तो कंडक्टिविटी क्या होगा, दोनों के इन्वर्स मार दो, दोनों के इन्वर्स मार, ओम -1 मीटर -1, कि दोनों ही एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो रजिस्टिविटी की तुम्हें यूनिट मालूम होनी चाहिए, कुल मिला के बात ये थी। अच्छा, तो कैसे मालूम सर रजिस्टिविटी यही यूनिट है। किसी की यूनिट निकालने कितना रटे हम, मत रटो भाई, तुमसे कौन कह रहा है रटो। रजिस्टिविटी फॉर्मूला मारो ना, R इंटू A बाई, जो तरीका बताया तो उस तरीके से कम से कम फॉर्मूला हमें याद हो गया, R इंटू A बाई एल, करेक्ट। तो R A का क्या हो, R के तो हो गया ओम, और A का क्या होगा मीटर स्क्वायर, और इसके L का होगा मीटर। 1 मीटर 1 मीटर क्या, ओम मीटर आ गया ना। तो आपको किसने बोला कि रटो, है ना। तो कितना आसान होता है किसी की भी यूनिट निकालना, किसी की भी यूनिट निकालना, ठीक है। तो कंडक्टिविटी का फिर इसी का क्या मार देना, इनवर्स मार देना, -1 लगा देना, कंडक्टिविटी का आ जाएगा। नॉन नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ए वेरिएबल, इफ ए वेरिएबल, पेपर में नहीं, सब अलग अलग है, अलग अलग रैंडमली दिया हुआ है। 2 क्वेश्चन खाली रिपीट हुए, हाँ सेमेस्टर 1 का है 21, हाँ एक ही क्या। इफ ए वेरिएबल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू ए सेल ऑफ कांस्टेंट EMF है, देन ग्राफ विच रिप्रेजेंट करेक्ट रिलेशनशिप करंट I और R। देखो I और R का रिलेशनशिप क्या होता है, I इक्वल टू फॉर्मूला बनाओ जहाँ पर R वो साइड में बैठाओ, I इक्वल टू V बाई R, यानी I और में इन्वर्स रिलेशन हुआ। इन्वर्स के लिए बताओ लेफ्ट हैंड या राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, यानी समथिंग ऐसे बनेगी, लेकिन थोड़ा कर्व टाइप का बना दो बस, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें डिपेंड कर जाती हैं, यूनिफॉर्म नहीं बना सकते हो। तो इस तरह कुछ बनेगा I और R के बीच में। यार ग्राफ बनाने में कितना हलवे के जैसे समझा दिया, हर चीज़ को मैं फॉर्मूले में ला के पढ़ रहा हूँ, इसीलिए मैंने कहा फॉर्मूले से सारी चीज़ें हम आपको समझाते हुए जाएंगे। फॉर्मूला याद करके आओ, फॉर्मूला नहीं याद है मतलब आप लोगों ने बहुत बड़ी गलती की हुई है। फॉर्मूले याद रखो। ये देखो ये आया कि नहीं आया आंसर, मैंने कुछ और बताया कि मैंने भी यही बताया था, ठीक है ना। सो नाउ इसीलिए फॉर्मूला और रिलेशनशिप अगर MCQs में ना हो, नॉर्मल क्वेश्चन हो, तो फॉर्मूला ज़रूर लिखो, फॉर्मूला ज़रूर लिखो। I इज इक्वल टू 1 बाई R, ठीक है ना, कि R और I का इन्वर्स रिलेशन है, इसीलिए कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा। अबाउ 90 वाला, इन्वर्स वाला जो अबाउ 90 बनता है, ये 90, ये बिलो 90, अबाउ 90, ठीक है ना। सो ये बैटरी दिस ये वाले करवाए हुए क्वेश्चन, ये मैं भी नहीं कराऊंगा, ये करवाए हुए हैं, ठीक है ना। आइडेंटिकल, अच्छा देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला पूछ रहा है, कह रहा है कि n आइडेंटिकल सेल है। सेल कितनी है, सेल है, EMF E है, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R है, कनेक्टेड इन द सीरीज टू फॉर्म ए रो, और M है रोज। देखो बहुत सारे ऐसे क्या है, n नंबर ऑफ सेल है, ठीक है, और 1 2 3 ऐसे कुछ कहानी है, कुछ कहानी ऐसे है, पेजेस भी नहीं मिल रहे हैं। देखो कह रहा है ऐसे सेल, ऐसे सेल, ऐसे सेल, ऐसे सेल लगे हुए हैं, ये है n नंबर ऑफ सेल। बाद में ऐसे है, ऐसे बहुत सारी रो हैं, ऐसे सेल्स की बहुत सारी रो हैं, ऐसे सेल की बहुत सारी रो हैं, ठीक है ना। तो ये रोज है, ये m है, रोज क्या m है, ठीक है। बेसिकली रोज को m ही बोला जाता है और नंबर ऑफ सेल को n ही बोला जाएगा। तो फॉर्मूला याद कर लो, किसका फॉर्मूला, सो व्हेन एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R इज कनेक्टेड टू द बैटरी, करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज, करंट इसमें जो फ्लो करेगा, इसका फॉर्मूला याद कर लो, ये होगा I इज इक्वल टू M इंटू N इंटू E अपॉन MR प्लस NR डिवाइड में M इंटू R, एक M से कैपिटल R का मल्टीप्लाई होगा रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का, और N से इंटरनल रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई आपको करना है।
एन क्या है, नंबर ऑफ सेल, सेल के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो एन का इंटरनल रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई होगा। आर मतलब क्या हो गया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक आर है, यहाँ पे है, या फिर हो सकता है ऐसे करके भी करेक्ट होता है आर, हाँ ऐसे करके करेक्ट होता है आर। तो एम इंटू आर तुम्हें करना है प्लस एन। तो ये फॉर्मूला याद रख लेना, जब एम रोज हो, नंबर ऑफ सेल क्या हो, एन हो, नंबर ऑफ सेल क्या हो, एन हो, और ई एम एफ स्मॉल ई दिया हुआ है ई एम एफ के लिए, स्मॉल ई, तो एम इंटू एन इंटू ई एम एफ अपॉन एम इंटू आर प्लस एन आर। तो फॉर्मूला याद कर लेना, बहुत ज़रूरी क्वेश्चन आ जाता है इस पर, देखो आया भी है 2021-22 में, ठीक है, बिल्कुल लेटेस्ट बुक नहीं है, मुझे लग रहा है 2023 क्वेश्चन नहीं दिख रहे हैं। एंड इलेक्ट्रिक बल्ब इज मार्क दिस इट इज़ यूज टू 400 वोल्ट सप्लाई, यार करवाया मैं, छोड़ो ये सब बहुत करवाया हुआ है, ठीक है। विद रेफरेंस टू फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ कंडक्टर ड्रिप वेलोसिटी इज, ड्रिप वेलोसिटी क्या है, ड्रिप वेलोसिटी एक एवरेज वेलोसिटी होती है, तो एवरेज वर्ड एक यहाँ पर है और एवरेज ए और सी में एक दो एवरेज वर्ड है, ठीक है ना, बाकी एवरेज वर्ड दिख रहा है नहीं दिख रहा है, देखें द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विद दे मूव टुवार्ड द पॉजिटिव टर्मिनल, सी में देखो द एवरेज स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन विद विच दे मूव टुवार्ड द नेगेटिव टर्मिनल, टुवार्ड द नेगेटिव टर्मिनल ये वाला, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विद विच दे मूव टुवार्ड द पॉजिटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, पॉजिटिव तरफ तो भागेगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ भागेगा, पॉजिटिव तरफ ही तो भागेगा, ठीक है। नेक्स्ट विद रेफरेंस टू द फ्री इलेक्ट्रॉन, देखो मैंने यहाँ पे न्यूमेरिकल नहीं करा है क्योंकि मैं पहले करा चुका हूँ लेक्चर में, उसको पक्का करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट इज विद रेफरेंस टू द फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ कंडक्टर रिलैक्सेशन टाइम इज, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, क्या होता है मतलब टाइम इंटरवल होता है टू सक्सेसिव कॉलिजन, सक्सेसिव वर्ड थोड़ा रखना दिमाग में क्योंकि बहुत सारे कॉलिजन है, एवरेज टाइम, हाँ ये देखो ये द एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन और कॉलिजन, ठीक है ना, और ये नंबर ऑफ कॉलिजन, बस ये याद रखना, टू एवरेज टाइम होता है, इंटरवल होता है दो सक्सेसिव मतलब दो कॉलिजन के बीच के, एवरेज टाइम को ही बोलते हैं टाउ, टाउ टाउ से रिलैक्सेशन टाइम टाउ से दिखाते हैं ना, टाउ से ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज ओम्स लॉ इन ए वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में ओम्स लॉ क्या है, वेक्टर फॉर्म में ओम्स लॉ के जाने के लिए ये है वेक्टर फॉर्म्स ऑफ ओम लॉ, करंट डेंसिटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है, तो ये फॉर्मूला तुम याद कर लेना, वेक्टर फॉर्म है ओम लॉ का। नेक्स्ट इज ये डेरिवेशन दिया हुआ है, देखो वी इक्वल आई इंटू आर, आई के लिए हमने फॉर्मूला क्या डाला, आर के लिए फॉर्मूला क्या डाल दिया, डेंसिटी रेजिस्टिविटी इंटू एल बाई ए, ये डाल दिया फॉर्मूला, क्या किया एल को हम यहाँ पे नीचे लेकर आ गए, आई बाई ए हो गया, ठीक है ना, और ये जो इसकी जगह रेजिस्टिविटी जगह मैंने लिख दिया 1 सिग्मा लिख दिया, 1 कंडक्टिविटी लिख दिया, वी बाई एल क्या होता है, वी बाई एल सर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया, यहाँ पे 1 सिग्मा इंटू ए, सिग्मा क्या है, करंट कंडक्टिविटी है, ठीक है ना, ये डेंसिटी का 1 उल्टा लिखा हमने करंट से, ठीक है, इसको ऊपर भेज दिया, ऊपर आ गया, वी बाई आई ई हो गया, और आई बाई ए तुम्हारा ये हो गया करंट डेंसिटी हो गया जी, ठीक है ना, करंट पर यूनिट एरिया क्या हो गया, करंट डेंसिटी हो गया। नेक्स्ट इफ R1 and R2 आर फिलामेंट ऑफ रेजिस्टेंस 200 watt and 100 watt bulb respectively designed to operate the same voltage, then देखो वोल्टेज तुम्हें पावर दोनों में अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है ना, और तुम्हें एक रेजिस्टेंस का एक रिलेशन निकालना है एज पर MCQs, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, P इक्वल वी स्क्वायर बाई आर मारेंगे, तो V का क्या हो जाएगा P इंटू आर, ठीक है, वी स्क्वायर एक में हो जाएगा 200 R1 पहले वाले रेजिस्टेंस में, और दूसरे वाले में वी स्क्वायर का फॉर्मूला डाल दिया, वी स्क्वायर 100 इंटू R2, क्योंकि एक में पावर R1 है, मतलब R1 में पावर 200 है, R2 में पावर 100 है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे,
वी स्क्वायर, क्योंकि सेम वोल्टेज बोला गया है। क्या बोला? सेम वोल्टेज। तो वी सेम ही है। दिस इक्वल देन दिस ऑल्सो इक्वल। तो 200 इज इक्वल टू दिस, बाद में रिड्यूस किया तो 2R1 इज इक्वल टू R2, ये रिलेशन मिल गया 2R1 इज इक्वल टू R2। तो इस तरीके दो क्वेश्चन घुमा के आएंगे कुछ अलग ही टाइप से, है ना। तो वैसे रिलेशन निकालना है कि वोल्टेज सेम है, पावर भी है, रेजिस्टेंस भी है, तो यार ये वाला फॉर्मूला मार दो पावर का। कई सारे फॉर्मूले हैं, यही क्यों मारा सर? क्योंकि पिक्चर में वी भी था, वी खत्म हुआ जा रहा था, सेम था, पी और आर का ही रिलेशन मिल रहा था मैं, तो बस पी और आर का रिलेशन मिल रहा था, तो पी और आर का पी की जगह आर के टर्म में मैंने वैल्यू रख दी थी, ठीक है ना। ऐसे करना था। नेक्स्ट दिया हुआ है, ये न्यूमेरिकल बेस है, इसे सॉल्व कर लेना। आगे क्वेश्चन है तुम्हारा, एसएल हैविंग एन ईएमएफ ई एंड इंटरनल, सॉरी क्वेश्चन नंबर 15 देखो, इन करंट इलेक्ट्रिसिटी ओम्स लॉ इज ओबेड बाय ऑल सॉलिड, मेटल्स, लिक्विड, गैस। तो जो ओम लॉ है वो किसके लिए यूज होता है? ओमिक कंडक्टर के लिए यूज होता है ओम लॉ। ओम लॉ मतलब V इज इक्वल टू I R इज इक्वल टू V बाई R इज इक्वल टू V बाई I। तो V बाई I जो है, जो ओम्स लॉ ओबे हो रहा है वो कंडक्टर के लिए होगा, अनकंडक्टर मतलब मेटल हो गया। एसएल हैविंग एन ईएमएफ E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R इज कनेक्टेड अक्रॉस द वेरिएबल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। एज द रेजिस्टेंस R इज इंक्रीज द प्लॉट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस R इज गिवन बाई, ठीक है। V और R का रिलेशन दिखाना है भाई, ठीक है। ये V है, ये R है, ठीक है ना। तो V R का V इज इक्वल टू फॉर्मूला मारो, I इंटू R है, ये फॉर्मूला है। कभी भी V और R का रिलेशन देखना है तो V और R दोनों इक्वल टू के अदर साइड होने चाहिए, V इधर तो R उधर होना चाहिए। ग्राफ में अगर V R का रिलेशन दिखाना है तो फॉर्मूले में कैसे मारोगे? V और R इक्वल टू के दोनों अपार्ट हो, गॉट इट। अब यहाँ से मालूम पड़ गया V और R में क्या रिलेशन है? डायरेक्ट मतलब 90 बिलो, तो लेफ्ट हैंड या राइट हैंड? राइट हैंड आएगा, यानी कर्व जो बनेगी कुछ इस तरह बनती हुई दिखाई देगी। तो ये बनेगी नहीं, एक तो ये लग रही है, ये तो यार कुछ और ही हटाओ, ये दो बी और डी में आके अटक गए, अब ये देखो यूनिफॉर्म है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ये थोड़ा सा कर्व है, तो ये वाला सही रहेगा क्योंकि रेजिस्टेंस भी है, हीटिंग भी है, रेजिस्टेंस एंड हीट भी है, तो ये वाला कर्व वाला रिलेशन आएगा। क्योंकि शुरुआत में तो V तेज़ी से बढ़ेगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे उतना तेज रिलेशन नहीं रहेगा, क्योंकि हीट भी आने लगेगी वायर में, कंडक्टर में फ्रिक्शन की वजह से, तो धीरे धीरे उसका रेशियो या उसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी। तो थोड़ा कर्व में तुम्हें एक्सप्रेस करना पड़ेगा भैया, यही दो में कन्फ्यूजन थी तुम्हें, यही दो तुम्हें डायरेक्ट रिलेशन दिखा रहे थे, ये और ये, तुम्हें कर्व वाला तुम्हें लेना है, ठीक है। कैसे, क्या, क्यों, ये सारी चीज़ें पहले एक्सप्लेन की जा चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इन ए करंट कैरिंग कंडक्टर द नेट चार्ज इज, एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखो कॉन्सेप्ट है कि इन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसमें नेट चार्ज कितना होगा, नेट चार्ज। तो ऑलवेज रिमेंबर नेट चार्ज कितना होता है करंट कैरिंग कंडक्टर में? 0 होगा, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव दोनों आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है ना। देखो इन ए करंट कैरिंग कंडक्टर चार्ज इन चार्ज आउट, ठीक है ना भाई, चार्ज इधर से आया इधर से चला गया, करंट कैरिंग कंडक्टर है ना, इधर से आया इधर से चला गया, तो अंदर कुछ चार्ज बचे, कोई भी चार्ज अंदर स्टोर्ड नहीं है, तो नेट चार्ज कंडक्टर इन कंडक्टर 0 हो जाएगा। अब बराबर नहीं करें, अब बराबर हो गया, नहीं बोला है। नेक्स्ट, एक कंसीडर करंट कैरिंग वायर in the shape of circle. Note that the current progress along the wire, the direction of current density change in an exact manner. ठीक है, while the current I remain unaffected, the agent that is essentially responsible for, देखो ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन ये दिया गया है कि I कुछ भी इफेक्ट नहीं हो रहा है I में, लेकिन करंट डेंसिटी का डायरेक्शन फिर भी चेंज हो रहा है, ठीक है ना, ये ऐसा बोला गया है। तो क्या रीज़न हो सकता है? सोर्सेस ऑफ EMF या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय चार्जेस एक्यूमुलेटेड ऑन द सरफेस ऑफ द वायर, या फिर चार्जेस जस्ट बिहाइंड ए गिवन सेगमेंट ऑफ द वायर विच पुश देम जस्ट द राइट वे बाय रिपल्सन, या द चार्जेस आर हेड। तो ये चार्ज डेंसिटी में फिर भी फर्क पड़ रहा है, मतलब बीइंग करंट अनइफेक्टेड तो भी चार्ज डेंसिटी में फर्क पड़ रहा है।
ठीक है। तो अब यहाँ से देखो वैसे तो ऑप्शन बी वाला करेक्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय चार्जेस एक्यूमुलेटेड ऑन द सरफेस ऑफ द वायर, वायर के सरफेस में जो भी चार्जेस थे उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही थी उसकी वजह से चेंजेस हो रहा था। कैसे हो रहा है देखो, कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, दैट इज 1 अपॉन आर इंटू ए। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, अगर करंट डेंसिटी से देखेंगे तो जे इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन ई, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का जे बाई सिग्मा आ जाएगा। ओके, करंट लेंथ एंड एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन बट इन द गिवन ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे करंट डेंसिटी बदल सकती है, लेकिन ऑप्शन में बाकी चीज़ें थी नहीं, तो डेफिनेटली ऑप्शन में क्या था, ऑप्शन में सिर्फ था इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया जे इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, यानी करंट डेंसिटी में फर्क इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पड़ रहा है। ये बताइए करंट डेंसिटी में किसके से फर्क पड़ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आ रही है, जो भी तुम्हारा कंडक्टिंग वायर है जो चार्जेस में एक्यूमुलेटेड थे उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही थी, और इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है बढ़ रही है तो करंट डेंसिटी भी बढ़ रही है। ऐसा इसमें इस क्वेश्चन में है, मतलब क्वेश्चन बेस ये है कि करंट डेंसिटी के फैक्टर बताओ कि करंट डेंसिटी किस किस की वजह से बदल सकती है। भाई वैसे करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, आई बाई ए, वैसे करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, आई बाई ए। भाई ए तो बदल नहीं रहा है, एरिया जो वायर है वही है, क्रॉस सेक्शन एरिया। कह रहा है करंट भी अनइफेक्टेड है, करंट आई भी रिमेन अनइफेक्टेड, तो और क्या रीज़न हो सकता है ये जे का बदलने का, तो जे का बदलने का और क्या रीज़न हो सकता है। तो हमारे पास एक और जे के, वैसे और भी फॉर्मूले हैं जे के, लेकिन जे का एक और फॉर्मूला था जो कि इससे मैच खा रहा था, इस सिचुएशन में मैच खा रहा था, जे इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जे में बदलाव आ सकता है। तो सर क्या हमने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड दी, एक्स्ट्रा नहीं दी है, लेकिन जो चार्जेस तुम्हारे वायर में थे उससे इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन रही थी उस वजह से करंट डेंसिटी फर्क आ रहा था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन द करंट इन कंडक्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिटरमाइन द करंट इन ए कंडक्टर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, थर्मल वेलोसिटी, बोथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड थर्मल वेलोसिटी, नेदर ड्रिफ्ट नॉर थर्मल वेलोसिटी। तो ऑप्शन है ए यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताएगा कि कितना करंट तेजी से हमारे पास आ रहा है, जितनी ज़्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। अब इस ऑप्शन के हिसाब से और भी फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये जो ऑप्शन दिए हैं भाई फैक्टर और करंट के क्या है, एरिया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इतने सारे फैक्टर्स हैं। अब एरिया दिया है क्या इसमें, नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो कुल मिलाकर ड्रिफ्ट वेलोसिटी दी गई है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसका फैक्टर मान लिया जाएगा कि इलेक्ट्रॉन करंट कौन डिटरमाइन करेगा, इस ऑप्शन के हिसाब से ड्रिफ्ट वेलोसिटी। समझ गए, इस ऑप्शन के हिसाब से। बाकी और भी चीज़ें हैं, बाकी और भी चीज़ें हैं, ठीक है ना। सो जितना आई और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में डायरेक्ट रिलेशन है, आई ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी तो आई भी बढ़ेगी, ठीक है। मेटल रॉड ऑन लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड रेक्टेंगुलर सेक्शन ऑफ दिस इज कनेक्टेड, मतलब जो रेक्टेंगुलर सेक्शन है एल ये है, ब्रेथ ये है, ठीक है ना, कनेक्टेड टू ए बैटरी अक्रॉस द अपोजिट फेसेस, रेजिस्टेंस विल बी, इसमें रेजिस्टेंस निकालना है तो रेजिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, रेजिस्टिविटी एल बाई ए, ठीक है ना, रेजिस्टिविटी एल बाई ए तो यहाँ पे आपको एक रिलेशन बताना है कि रेजिस्टेंस, यानी कि अगर ए और रेजिस्टेंस में रिलेशन देखेंगे तो ए जितना बड़ा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा, या लेंथ जितनी बड़ी होगी रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा हो जाएगा। सो द मैक्सिमम रेजिस्टेंस विल बी अचीव्ड व्हेन वैल्यू ऑफ एल ए इज मैक्सिमम, अगर एल ए की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए, इस पूरे का आंसर, तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, ए कम हो एल ज़्यादा हो, तभी इस ओवरऑल की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। भाई ए कम रेजिस्टेंस ज़्यादा एल ज़्यादा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा, सॉरी ए ज़्यादा रेजिस्टेंस कम तो एल कम रेजिस्टेंस कम, ठीक है। तो रेजिस्टेंस अगर हमें ज़्यादा करना है, रेजिस्टेंस अगर हमें ज़्यादा करना है, क्योंकि बहुत जगह मैक्सिमम मैक्सिमम ऑप्शन है, मैक्सिमम मैक्सिमम मैक्सिमम, ठीक है। तो मैक्सिमम कब होगा रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मैक्सिमम कब हो सकता है, जब एल बाई एल बड़ा हो, ए छोटा हो, एल बाई ए का आंसर बड़ा हो। तो एल देखो मैक्सिमम व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस 1 सेंटीमीटर बाई हाफ सेंटीमीटर फेसेस, अगर इस फेस से हम कनेक्ट कर दें तो ये ऑलरेडी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया काफ़ी बड़ा हो जाएगा ना,
1 बाई वहाँ हाफ सेंटीमीटर कर दें। यहाँ पे क्या कर रहा है, मैक्सिमम व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस 10 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। 10 बाई 1 से करेंगे तो आएगा ज़्यादा, नहीं आएगा क्योंकि लेंथ कम हो जाएगी। देखो भाई, एक इस तरीके से तुम्हारा कंडक्टर वायर है तो बढ़ गई ना, है ना, ये इस तरीके बढ़ से गई ना। ये कुछ इस तरीके से है। अब रेजिस्टेंस ज़्यादा कम मिलेगा जब हम इन फेसेस में लगाएं। किस फेसेस में, ये वाले और ये वाले में, ठीक है। हाँ 1 और दूसरा 1/2, 1 और 1/2 से अगर हम कनेक्ट करें, ये फेस के सामने लाके कनेक्ट करें, ठीक है, ये फेस के सामने लाके कनेक्ट करेंगे तो पीछे 10 सेंटीमीटर है तो लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ जाएगी, है ना, लेंथ बढ़ गई, समझे ना, ऐसे समझो। ये है बैटरी को हम ऐसे कनेक्ट करेंगे, ऐसे कह रहा है। अगर ऐसे कनेक्ट करेंगे तो इस तरीके से रेजिस्टेंस को आना पड़ेगा चलते हुए, ऐसे कनेक्ट करेंगे तो रेजिस्टेंस करंट को बिल्कुल थोड़ा सा चलना पड़ेगा। ऐसे करने में एरिया बढ़ा जा रहा है, एरिया बढ़ा जा रहा है तो एरिया बढ़ने से यार रेजिस्टेंस कम नहीं हो जाएगा। हम तो रेजिस्टेंस मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, हम रेजिस्टेंस किसकी बात, मैक्सिमम की बात करें। अगर ऐसे कनेक्ट करेंगे तो एरिया भी कम हो जाएगा एंड लेंथ भी बढ़ जाएगी। डबल इफेक्ट अच्छा पड़ रहा है। एक तो एरिया कम हुआ तो रेजिस्टेंस मैक्सिमम हुआ, लेंथ बढ़ी तो रेजिस्टेंस मैक्सिमम हुआ। अगर ऐसे कनेक्ट किया, समझो कि ये बैटरी वायर ऐसे कनेक्ट कर रहे हैं, है ना, मतलब कंडक्ट चार्जेस को ऐसे ट्रैवल करना पड़ रहा है, ना कि ऐसे इतना बड़ा तो लेंथ ज़्यादा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा, और ये एरिया भी कम है तो भी रेजिस्टेंस ज़्यादा। एरिया का इन्वर्स रिलेशन होता है। कितना अच्छा क्वेश्चन था ये, पूरा लॉजिकल बेस्ड था। When cell of EMF E is connected with an external resistance R, the PD across the cell becomes V. चलो अच्छा ठीक है। The expression for internal resistance फॉर्मूला ने बताया था। इंटरनल रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है, R स्मॉल r इक्वल टू E माइनस V, E मतलब EMF, V इंटू R बाई V। ये फॉर्मूला याद कर लेना, ये इंटरनल रेजिस्टेंस का डायरेक्ट फॉर्मूला है। अब इसी बेस पर अगर कोई क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है E दे दे, हो सकता है V दे दे, स्मॉल r दे दे, कैपिटल R पूछना हो तो ये उधर आके रेसिप्रोकल हो जाएगा, V ऊपर आ जाएगा, E माइनस V नीचे आ जाएगा, कैपिटल R निकाल लोगे। तो इस तरह शॉर्ट फॉर्मूले से न्यूमेरिकल इजी कम टाइम में सॉल्व किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है देखो यहाँ से फॉर्मूला आया है ये V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। ये फॉर्मूला याद रखना, बहुत पक्का फॉर्मूला याद रखना यार। ये टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू E मतलब EMF माइनस आई आर, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से जो वोल्टेज कम हुआ है ना, I इंटू आर मतलब वोल्टेज का फॉर्मूला है ना। तो ये यार इसी से बन गया यार, इधर लाओ E को उधर भेजो फिर I को, तो इस तरह बना सकते हो। I की जगह हमने फॉर्मूला V बाई आर का डाल दिया, है ना, समझिए। तो इस तरह निकाल सकते हो। I डिवाइड में आएगा, I की V बाई आर डाल दिया, R ऊपर रेसिप्रोकल ऊपर मल्टीप्लाई चला जाएगा। नेक्स्ट है द कंडक्टर सॉरी द करंट डेंसिटी दैट इज J इन मेटेलिक कंडक्टर इज ऑफ ऑर्डर, मेटेलिक कंडक्टर 10 की पावर 28, थोड़ा याद रखो। ये कोई एक मेटेलिक कंडक्टर है, उसकी जो एवरेज मतलब इन जनरल जो करंट डेंसिटी होती है 10 की पावर 28 होती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग IV कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए ओमिक लॉ। अगर देखो I और V का फॉर्मूला दिया हुआ IV, तो I इक्वल टू क्या हो सकता है, V बाई आर, ठीक है ना, यानी I और V का दिया ना, I और V में डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट मतलब लेफ्ट हैंड या राइट हैंड बिलो 90 डिग्री, बिलो 90, तो बिलो 90 के लिए ये तीनों के चारों ही बिलो 90 के लिए है। ये देखो निगेटिव में जा रहा है, कोई मतलब नहीं निगेटिव में जाने का, निगेटिव में जाने क्या लॉजिक है। ये भी निगेटिव में जा रहा है, तो ये तो इनवैलिड हो गए। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक पॉइंट में आके I कांस्टेंट हुआ जा रहा है, कांस्टेंट नहीं होगा I जो हुआ जा रहा है, देखो कांस्टेंट हुआ जा रहा है, V बढ़ता जा रहा है, I वही होगा, तो ये भी नहीं होगा। ये वाला D वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। ऐसे भी दे सकता है या फिर ऐसे भी दे दे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हें, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इफ R1 एंड R2 आर फिलामेंट रेजिस्टेंस ऑफ 100 वोल्ट बल्ब एंड 500 वोल्ट बल्ब, ठीक है, देन डिज़ाइन टू ऑपरेट द सेम वोल्टेज, ठीक है ना। तो कौन कौन लोग हैं इसमें, देखो कितने वेरिएबल्स हैं,
किसके मतलब किसके रिस्पेक्ट में पूछा गया है ये? पावर, रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज। पावर, रेजिस्टेंस, वोल्टेज का फॉर्मूला क्या है बोलो? पावर, रेजिस्टेंस, वोल्टेज P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। अब देखो V क्या है? सेम है। V सेम है तो हटा दो, तो P और R का रिलेशन क्या आ जाएगा? P1 इज इक्वल टू R1, सॉरी 1/R1 है ना, इन्वर्स रिलेशन है। अगर दोनों का तुम्हें क्या निकालना है? रेशियो निकालना है। तो P1/P2 इज इक्वल टू R2 ऊपर आएगा, R1 नीचे आ जाएगा। अब आपको क्या करना है? R1 R2 का रिलेशन देख रहे हैं तो R1 इधर लियो, P1 नीचे लियो, P2 जगह P2 की वैल्यू डाल दो और P1 की जगह P1, देखो P1 ये है, P2 ये है, R2/R1 ठीक है, वो रहने दो, ये सही जगह पर है। P1 की जगह P1 डालो, दैट इज 100 वाट। P1 मतलब R1 का 100 वाट है, R2 का 50 वाट है, तो 100/50 1:2 कर दो या 2:1 जिस हिसाब से निकाल लो। तो ये याद रखना, ये आते हैं एग्जाम में, पावर और रेजिस्टेंस और वोल्टेज के रिलेशन से फॉर्मूला आता है। ठीक है, बाद में न्यूमेरिकल है, ये आप कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मीन बाय ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। थोड़ा थ्योरेटिकल बेस है, 2017 पूछा गया था। फ्री इलेक्ट्रॉन इन मेटल्स मूव कॉन्स्टेंटली इन रैंडम विद हाई वेलोसिटी इनसाइड द metal. They frequently collide with the positive metal ions, thus changing their direction of motion. Thus they have no net motion in any particular direction. When PD is applied across the metal, the free electron drift with the small speed, that is 10 की power 4 मीटर पर सेकेंड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की स्पीड जो होती है अप्रॉक्स 10 की पावर 4 होती है। फ्री इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट विद ए स्मॉल वेलोसिटी in the direction opposite to applied field. This speed is called drift speed. ठीक है ना, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पता ही है आपको, इन जनरल तो पता ही है, बाकी न्यूमेरिकल्स हैं ये आप लोग कर लेना। देखो एक क्वेश्चन दिया हो, डिफाइन द करंट डेंसिटी। व्हाट इज करंट डेंसिटी? कभी भी डेफिनेशन है पहले उसका फॉर्मूला मार दो, बिना वक्त गंवाए उसका फॉर्मूला मार दो। करंट डेंसिटी इज इक्वल टू I/A, जिसमें I राइट एन एक्सप्रेशन विद कनेक्ट करंट डेंसिटी विद ड्रिफ्ट स्पीड। करंट डेंसिटी को तुम्हें कहाँ तक ले जाना है, कहाँ तक कनेक्ट करना है? ड्रिफ्ट स्पीड तक के कनेक्ट करना है। तो J इज इक्वल टू I/A। अब I का फॉर्मूला तो मालूम है, क्या फॉर्मूला मालूम है I का? I इज इक्वल टू V ना, A कट जाएगा। ओह, J इज इक्वल टू I का फॉर्मूला क्या? V ना है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी E/N/A/A, तो नीचे भी A कट गया, तो करंट डेंसिटी का एक और फॉर्मूला आ गया। समझ गए? इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट, डिफाइंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो चुका है ये, ठीक है। रिलैक्सेशन टाइम क्या है? रिलैक्सेशन टाइम मैंने बताया कि इट इज एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, ठीक है, ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन विद द पॉजिटिव आयन। जो टकराएंगे, कौन टकराएगा? नेगेटिव वाला किससे टकराएगा? पॉजिटिव वाले से टकराएगा, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव वाले तो फिक्स बैठे हुए ना, वो मूव नहीं करते, नेगेटिव मूव करते हैं। टू रेजिस्टेंस आर दिस ये वाला एग्जाम न्यूमेरिकल करा चुके हैं, ये सब ये करवा चुके हैं। टेम्परेचर वाले भी करवाए हैं क्वेश्चन मैंने अच्छे से, ठीक है। ड्रॉ लेबल ग्राफ टू शो हाउ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वेरीज विद टेम्परेचर। इन किसमें? मेटेलिक वायर में रहा तो भाई समझो, मेटेलिक वायर में जितना टेम्परेचर बढ़ा होगा आर भी बढ़ेगा। तो तुम्हें डायरेक्ट रिलेशन दिखाना है। तुम्हें क्या दिखाना है? डायरेक्ट रिलेशन। ये वाला दिखा दो बेहतर है, क्योंकि पहले तो कुछ रेजिस्टेंस था ही उसके पास, और तुम्हें टेम्परेचर बढ़ा और रेजिस्टेंस बढ़ता गया, टेम्परेचर बढ़ता गया और रेजिस्टेंस बढ़ता गया, ठीक है। तो ये वाला दिखा दिया। लेकिन इन पीस ऑफ कार्बन, ठीक है, ये पीस ऑफ कार्बन के लिए, तो कार्बन में भी अगर ये यहाँ पर सेमी कंडक्टर होता, कार्बन दिया हुआ है एक्चुअली, अगर सेमी कंडक्टर होता तो आपको उल्टा दिखाना पड़ता। सेमी कंडक्टर में उल्टी कहानी होती है, सेमी कंडक्टर या इलेक्ट्रोलाइट, वहाँ पे क्या होता है कि इन्वर्स रिलेशन हो जाता है टेम्परेचर बढ़ाने से, ठीक। ये तो कार्बन है ना, सेमी कंडक्टर नहीं है, अच्छा, ये कार्बन है। अगर सेमी कंडक्टर होता तो ठीक है, वैसे दिखा सकते थे आप, मैं ये कह रहा हूँ। ऐसे दिखा, ऐसे, हाँ, उल्टा, ऐसे उल्टा रिलेशन, इन्वर्स रिलेशन, सेमी कंडक्टर एज वेल एज इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, बना के कराया लेक्चर में। A potential difference of V is applied across a copper wire of length L and diameter D. How will the drift velocity be affected? ठीक है ना, तो V L D डायमीटर है, तो उसको रेजिस्टेंस में कर लेना। कह रहा है कि अगर V को डबल कर दे तो क्या हो जाएगा, और L को डबल कर दे तो क्या होगा, ठीक है ना। हमें पता है कि V और पोटेंशियल डिफरेंस इन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करें, हाउ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी बी अफेक्टेड,
अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करें तो वोल्टेज के टर्म में लिखो, करंट के टर्म में नहीं, क्योंकि वोल्टेज है ना इसमें। तो वोल्टेज के टर्म में कौन सा फॉर्मूला ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, वी डी इक्वल टू ई वी बाई एम एल इंटू रिलैक्सेशन टाइम। अब कह रहे हैं कि v को अगर डबल कर दें, भाई v को तुम डबल कर दोगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी डबल हो जाएगी, है ना। v को डबल कर देंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी डबल हो जाएगी, क्योंकि v और d में डायरेक्ट रिलेशन है। और कह रहे हैं कि v को डबल कर दें कॉपर वायर लेंथ एल डायमीटर डी, हाउ विल ड्रिफ्ट वेलोसिटी डबल हो जाएगी। हाँ अच्छा, l को डबल कर दें, कह रहे हैं l को डबल कर देंगे तो v क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। l को 2l कर दें, ओवरऑल क्या हो जाएगी, हाफ में आ जाएगा ना, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। इजी था भाई। v ड्रिफ्ट वेलोसिटी और वोल्टेज में कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट है। v को डबल करो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी डबल, स्क्वायर तो कुछ है ही नहीं कि v को डबल करें तो 4 टाइम बढ़ जाए, ऐसा तो कुछ नहीं ना। और l को डबल कर देंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आधी हो जाएगी। वायर को लंबा कर दोगे तो डबल कर दोगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आधी हो जाएगी। नेक्स्ट, ड्रॉ ए ग्राफ showing the variation of resistivity with temperature of nichrome, which property of nichrome is used to make standard resistance of coil. So at low temperature the resistivity increase as higher power of temperature, then nearly increase in temperature. ठीक है। The property of nichrome for which used to make a standard resistance coil, high resistivity low temperature coefficient। ठीक है। तो निक्रोम हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं बताओ। हम लोग निक्रोम यूज़ करते हैं बल्ब में, ठीक है ना। तो टोस्टर में भी यूज़ करते हैं, जिससे कि हीट से ज़्यादा मेल्ट ना होने पाए। तो लो मेल्टिंग, हाई इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो उसके अंदर हाई रेजिस्टिविटी झेलने की ताकत होती है। तो हाई रेजिस्टिविटी और जो लो, उसका जो कॉफिशेंट होता है, टेम्परेचर कॉफिशेंट बहुत लो होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए देखो स्लोप जो है रेजिस्टिविटी इसकी थोड़ा सा ऐसे स्लोप है, टेम्परेचर में ज़्यादा रेजिस्टिविटी नहीं बढ़ रही है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। बाकी न्यूमेरिकल बेस, इस चैप्टर से न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन ज़्यादा करना। ये देखो, ये सारे न्यूमेरिकल मैंने कराए हैं, सर्किट वाले सब करा के मैंने छोड़ दिया है। ओके, ये फॉर्मूला मैंने बता दिया था, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, NE/NR प्लस MR। अगर नंबर ऑफ सेल इस तरह हो, M सेल्स हो और नंबर ऑफ रो M हो, और एक बाहर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा हुआ हो, तो ये फॉर्मूला याद रखना आप लोग। ये सारे क्वेश्चन करा चुके हैं, ठीक है। ये न्यूमेरिकल में सारे क्वेश्चन कराए हुए, किरचॉफ लॉ बेस पर लूप बना के आपको करना है ये, ठीक है। ठीक है सर। फिर व्हील स्टोन बेस पे भी क्वेश्चन काफ़ी सारे हुए हैं, ठीक है। ये सारे न्यूमेरिकल हैं, ये भी मैंने सब करा दिए। बाकी देखो क्वेश्चन, देखो थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चन है,